आरबीआई और ये सब चीज़ों को शायद कॉमन मैन नहीं समझते होंगे, लेकिन आरबीआई अब एसबीआई टाइप की है। सबको ये समझ में आता है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, और वो भी इंतजार करते हैं हर 45 दिन बाद कि किस तरीके से, क्योंकि वो बैंक से इंटरेक्शन उनका बहुत होता है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट रखा आदित्य। मैं इसमें आपका इंटरवेंशन चाहूँगा कि ये जो लगातार ब्याज दरें बढ़ती जा रही हैं, अमेरिका में भी आप टर्मिनल रेट 5.5% तक की बात हो रही, हमारे यहाँ बढ़ रही, कोई तरीका है कि गवर्नमेंट इसको किस तरह कंट्रोल करे? जैसा शुभ में करें कि अगर इसको भी आप मैनेज कर सके तो भी बड़ी राहत होगी। अदरवाइज कॉस्ट ऑफ फंड अगर इतनी बढ़ गई तो फिर ये नीचे तक बहुत मुश्किल पैदा करेगी, जॉब अब क्रिएट करना बड़ा मुश्किल होगा, एमएसएमई की हालत बहुत खराब हो जाएगी। देखिए, मेरे हिसाब से तो फरवरी में पॉज ही होना चाहिए। जिस तरह से हम आगे के 6 महीने की इन्फ्लेशन हम्म। एक्सपेक्ट कर रहे हैं और जिस तरह से अनइवननेस है अभी भी ग्रोथ में, तो ऑन बैलेंस हमारा व्यू तो यही है कि फरवरी में पॉज होना चाहिए। अभी ऑब्वियसली हमने बजट देखा नहीं है। अगर बजट बहुत ज्यादा फिस्कल एक्सपेंशन की तरफ जाएगा तो शायद पॉज कर पाना मुश्किल होगा आरबीआई को। तो एक बैलेंस्ड बजट ही आना चाहिए। तो हमारा जो बजट मैथ है, मैं जल्दी से आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ। हमें लगता है कि 10% रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ गवर्नमेंट टारगेट कर सकती है रियलिस्टिकली। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अनलाइकली है अगले साल। और जो डिसइन्वेस्टमेंट है वहां का टारगेट मॉडरेट होता है, तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी आती है गवर्नमेंट के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को। तो हमारे हिसाब से मॉडरेट ही रखना चाहिए। एक्सपेंडिचर साइड में जो फर्टिलाइजर और फूड सब्सिडीज हैं, वहां हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एलोकेशन इस साल के मुकाबले काफी कम होगी। फूड में तो क्योंकि जो फ्री फूड स्कीम है उसको अमेलगमेट कर दिया है एनएफएसए के अंदर ही, तो वहां पे तो रिलीफ होगी ही होगी। फर्टिलाइजर सब्सिडी अल्टीमेटली ग्लोबल मार्केट फोर्सेस पे डिपेंड करेगी, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से कमोडिटी प्राइसेस की आउटलुक है, तो जो एलोकेशन होगी अगले साल के बजट में वो इस साल के रिक्वायरमेंट से काफी कम होगी। तो इन दोनों फ्रंट पे हमें मिलेगा रिलीफ। और इसको चैनलाइज किया जा सकता है टुवर्ड्स हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिस्कल कंसोलिडेशन। हमारे हिसाब से फिस्कल डेफिसिट 5.8% पर ऑफ जीडीपी पे अगर टारगेट होगा तो ये एक काफी बैलेंस सिचुएशन होगी। कैपेक्स हमें लगता है 7.5 लाख करोड़ से 8.5 से 9 लाख करोड़ तक भी ले जाया सकता है, और उसके बावजूद जो फिस्कल डेफिसिट है उसे 6.4% ऑफ जीडीपी से 5.8% ऑफ जीडीपी पर लाया जा सकता है। सो वी बिलीव दिस विल बी गुड बैलेंस इन द बजट। लेकिन अदिति, इसमें एक क्विक क्वेश्चन और आपसे। देखिए, फूड सब्सिडी और फर्टिलाइजर दोनों को मिला दीजिए तो बहुत ज़्यादा है। ये कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि 1 लाख करोड़ कम से कम फर्टिलाइजर सब्सिडी कम की जाए। इस बार बहुत ज़्यादा महंगाई थी रशिया के युद्ध वगैरह की वजह से, और इस समय फूड के प्राइसेस देखिए आप सारे ज़्यादातर या तो एमएसपी के ऊपर है या ऑलमोस्ट इक्वल है। और ऐसी मुझे कोई संभावना नहीं दिखती, अगर आप 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज बांटते रहेंगे और वो चुनाव है, तो आप ये सब रफली मान के चलिए कि मई जून 2024 तक ये राशन बटेगा, तो कम करने की गुंजाइश नहीं लगती मेरे को। कि जो ओरिजिनल एनएफएसए की जो एलोकेशन होती थी, हम्म। वो पहले 3 रुपए, 2 रुपए या 1 रुपए पर किलो पर दी जाती थी फॉर राइस, व्हीट एंड कोर्स सीरियल्स। हम्म। तो ओरिजिनल एनएफएसए की जो एलोकेशन थी वो अब फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। दैट इज द चेंज। सो बेसिकली फ्री फूड पहले एनएफएसए के ऊपर होता था, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो देयर विल बी अ लार्ज सेविंग फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऐसा लोगों का एनालिसिस है, आप सही कह रहे हैं कि उन्होंने क्या, लेकिन अब जो उन्होंने फ्री कर दिया है और वो कंटिन्यूएशन में लेके आ रहे हैं, तो कितना कम कर लेंगे आप? उससे कोई बहुत बड़ी राहत मिलेगी क्या? हाँ हाँ, मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अभी जो इन्होंने कंटिन्यू किया था दिसंबर 2022 तक, हम्म। सी फूड ओवर एंड अबव द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हम्म। उसका काफी बड़ा क्वार्टरली खर्चा था, तो वो तो अब हट जाएगा। हम्म। और आपका एडिशनल कॉस्ट क्या आएगा कि पहले आप 3 रुपए, 2 रुपए या 1 रुपए पर किलो पे जो अनाज दे रहे थे वो अब आप फ्री में देंगे। बट आपका वो 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए पर किलो से इनफ्लो तो ज्यादा नहीं थी ना। तो जो आप रेवेन्यू गिव अप कर रहे हो वो बहुत छोटा है, और जो आप एक्सपेंडिचर कट बैक कर रहा है वो बड़ा है। इसके बाद एक फैक्टर और है। करंट साल में वीट प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट कम हो गई थी, क्योंकि हीट वेव एक्सेट्रा के बाद जो क्वांटिटी वीट की प्रोक्योर हुई थी वो लोअर साइड पे थी। वो अगर अगले साल नॉर्मलाइज हो जाती है तो चलिए उसका थोड़ा एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। बट नेट नेट जो हमारे कैलकुलेशन है, हमें लगता है कि गवर्नमेंट का ओवरऑल फूड सब्सिडी पे जो एक्सपेंडिचर है वो काफी कम हो जाएगा अगले साल, हम्म। बेस्ड ऑन व्हाट दे अनाउंस्ड इन दिसंबर फॉर 2023 कैलेंडर ईयर। ओके, चलिए ये थोड़ा कम होगा। अब दोबारा आते हैं शरद जी के पास और सुब्रमण्यम जी के पास। मैं आप लोगों से एक सवाल ये जानना चाहता हूँ
कि मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं कि ये अभी अदिति के ही बेस पे है कि अदिति कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा गुंजाइश है नहीं टैक्स कम करने की। मान लीजिए कोई आदमी जो 30% के ब्रैकेट में है, वो अगर उसका मान लीजिए आप 20% कर दें टैक्स, ऐसे हाइपोथेटिकल है समझने के लिए, तो वो क्या करेगा? उसके पैसे ज़्यादा बचेंगे तो वो एक्सपेंड करेगा। और अपने यहाँ जो मेड है या जो ड्राइवर है या जो गार्डनर है उसकी सैलरी इंक्रीज़ कर सकता है, तो एक टॉप डाउन ट्रिकल इफेक्ट होगा। लेकिन अगर आप उसको रियायत नहीं दे रहे हैं तो वो सबसे पहले उधर ही कटौती करता है। तो हम ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट या ट्रेडिशनल गवर्नमेंट यही क्यों सोच के चलती है कि ये जो 1.5 करोड़ लोग हैं इनसे मुझे जीवन में कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वोट देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं दोबारा इस बात को अंडरलाइन करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे पैसे या जो लोग टैक्स पेयर हैं उनको रियायत देंगे तो वो उसको आगे बढ़ाते हैं, और ये बात प्रूव हो चुकी है टाइम एंड अगेन। इस बात को क्यों नहीं समझ आते, या मेरी सोच ही गलत है, मैं ही गलत सोचता रहता हूं? कोहली जी बताइए आप। बिल्कुल नीरज, सोच तो कतई गलत नहीं है। 1.5 करोड़ लोग, बाकी की 140 का या 138 करोड़, अगर हम 140 करोड़ लेके चले तो बाकी की 138 करोड़ जनता को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, जो आपने शुरू में कहा वो बात बिल्कुल ठीक है। पर इसमें इसी में से नीरज 2 बातें और निकल के आती हैं। एक इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस है, उसका एक आंकड़ा निकल के आया था पीछे कुछ टाइम पहले। उन्होंने ये कहा कि 25,000 से प्रति माह ऊपर कमाने वाले जो लोग हैं वो इस देश में केवल 10% है। मतलब मैं अगर 140 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन मान के चलूं, हालांकि एग्जैक्ट सेंसस नहीं है, हम 130-40 के बीच में बोलते रहते हैं, तो चलिए 140 मान लेते हैं। इसका मतलब कुल 14 करोड़ लोग ऐसे हैं नीरज जो कि 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। कुछ इसमें से हम किसान निकाल देते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं है। तो 14 करोड़ लोगों में से भी केवल, इसका मतलब साल की 3 लाख रुपए हो गई। तो साल की 3 लाख रुपए आपकी जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख है। तो इसका मतलब अगर किसान हम निकाल दें तो क्या ये टैक्स एवेजन है? और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा इसी से कनेक्टेड निकल के आया कि 3% लोग ऐसे हैं भारत में जो कि 25 लाख रुपए साल से ज्यादा कमाते हैं। अब देखिए आप, 3% लोग हैं जो 25 लाख से ज्यादा कमाते हैं, पर टैक्स जो असल में देते हैं वो 1 करोड़ है। तो अब बात ये निकल के आती है कि क्या जो टैक्स की कलेक्शन अभी आ रही है, या जो ये 1.5 करोड़ लोग टैक्स देते हैं, 7 करोड़ लोग रिटर्न फाइल करते हैं, क्या ये बेस आगे बढ़ ही नहीं सकता है? क्योंकि ये पिछले कुछ टाइम से नहीं बढ़ रहा है। आपने 26AS निकाल दिया, AIS निकाल दिया, जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होती है, जो टैक्स एवेजन के अलग अलग पॉइंट्स हैं उन पे चेक लगा दिया आपने। तो क्या ये टैक्स बेस नहीं बढ़ना ये बता रहा है कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है या वाकई में टैक्सेबल लोग नहीं है, या ये बता रहा है कि हमारे जो चेक पॉइंट्स हैं टैक्स पे वो काम नहीं कर पा रहे? क्योंकि ये टैक्स बेस नीरज पिछले 2 सालों में, कोविड को छोड़ देते हैं हम, पिछले 2 सालों में इतना बढ़ा नहीं है, जबकि सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है इसको बढ़ाने के लिए। बहुत सारी नई चीजों पर TDS लाया गया, ये सब किया गया। तो ये 1.5 करोड़ की गिनती किसी तरह बढ़ाई जाए। एक तो बात जो आप कह रहे हैं वो है ही है कि क्या 1.5 करोड़ लोग अगर बाकियों को कॉम्पेंसेट कर रहे हैं तो आपको उनको रियायत देनी चाहिए, जिससे कि वो उस मर्ज को आगे फैलाएं और लोगों को नौकरी भी दें, खर्च भी ज्यादा करें। दूसरा ये कि ये 1.5 करोड़ की गिनती किसी तरह बढ़ाई जाए, ये बढ़ नहीं रही है। तो इसके ना बढ़ना जो है ये मुझे बहुत चिंता की बात लगती है। क्योंकि मैं जब छोटा था नीरज, तो मैं बहुत स्कूल में था, तो मैं एक बार, मुझे एस्से लिखने को मिला भारत पर, तो मेरी मदर साथ बैठी थी, बहुत साल पुरानी बात है। तो पहली लाइन उन्होंने मुझे लिखवाई, भारत एक गरीब देश है। मुझे आज तक वो लाइन भूलती नहीं है। आज उस बात को 30-40 साल बीत चुके हैं, मैं तब की बात कर रहा हूं। तो ये क्या 30-40 साल बाद भी आज हम 140 करोड़ की जनता में 1.5 करोड़ लोग ऐसे हैं, मैं अगर दूसरे तरीके से कहूं कि जो 2.5 लाख रुपए से ऊपर इनकम कमाते हैं, ऐसा नहीं है। तो मेरे हिसाब से सरकार को जहां एक तरफ रियायत देनी चाहिए, वहां पर दूसरी तरफ टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए कुछ बहुत सीरियसली करना चाहिए। आपकी टैक्स टू GDP रेशियो 10 जगह देखी जाती है, रेटिंग्स के लिए देखी जाती है, इन्वेस्टमेंट के लिए देखी जाती है, FDI के लिए देखी जाती है, बहुत चीजों के लिए देखी जाती है, मार्केट स्टडी करने के लिए देखी जाती है। तो मुझे लग रहा है ये जो टैक्स का बेस है इसका कम होना, ये सरकार के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। क्योंकि ये बात आपकी ठीक है कि मैं पूरी की पूरी जनता के लिए, आपने कहा टैक्स कलेक्शन मेरी 14,70,000 करोड़ हुई, जो कि 25% ज्यादा आई है। तो इसका मतलब वो जो 1.5 करोड़ लोग हैं वो बेचारे और दिए जा रहे हैं। और दूसरी एक बात नीरज मैं जल्दी से जोड़ना चाहूंगा कि मुझे लग रहा है कि वेल्थ टैक्स को यहां पर लाने की जरूरत है। क्योंकि आप जब तक अपने, मैं अगर स्टॉक मार्केट की बात करूं, जितने देश के अमीर लोग हैं उनकी ज्यादातर अमीरी
उनकी शेयर होल्डिंग से डिफाइन की जाती है। प्रॉपर्टी, गाड़ियां, ये सब उनके पास है, पर ज्यादा उनके पास शेयर्स हैं। जब तक वो शेयर्स को बेचते नहीं है तब तक उनके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता है। तो शेयर्स का होना या वेल्थ का सिर्फ होना ही, मुझे लगता है जब वेल्थ टैक्स हटाया गया था तब देश की परिस्थिति और थी। आज देश की परिस्थिति इतने सालों बाद और है। तो वेल्थ टैक्स और इनहेरिटेंस टैक्स, ये दो टैक्सेस मुझे लगता है नीरज के आज की परिस्थिति में आना चाहिए। ठीक है, आ सकता है और इसमें कोई दिक्कत नहीं, ला भी सकते हैं।